Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are going to discuss important current affairs on international relations since 22nd of February to 28th of February 2023. Let's bring it on, and the very first important current affair is that Financial Action Task Force suspends Russia membership over Ukraine war. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रशिया को सस्पेंड कर दिया है इसकी प्राइमरी मेंबरशिप से। नाउ एफएटीएफ जो ज्यादातर करंट अफेयर में रहती है वो इस वजह से कि किसी खास टेरिटरी या कंट्री को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं टेरर फंडिंग चार्जेस के ऊपर या टेरर फंडिंग को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। लेकिन इस बार में करंट अफेयर में आई है रशिया को सस्पेंड करने का। तो पहला तो ये क्लियर कर लें कि रशिया को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है, बल्कि इसकी प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है, वी कैन से फॉर द टाइम बीइंग। अब इसका इफेक्ट क्या होगा आगे हम जानेंगे एफएटीएफ के जो ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेट करके। बट एक मोटा मोटा तो हमें सर पता चल ही चुका है कि एफएटीएफ के जो ऑपरेशंस हैं उसमें अब रशिया की से नहीं हो पाएगी। तो एक ग्लोबल लेवल पे जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, उसमें अब रशिया का से नहीं होगा। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि सस्पेंड किया किस वजह से है। तो पहला ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में नहीं है, और दूसरा वजह क्या है, क्या रशिया के ऊपर टेरर फंडिंग के चार्जेस हैं? तो इस बार टेरर फंडिंग के भी चार्जेस नहीं है, लेकिन वजह है यूक्रेन वॉर। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर खुद एफएटीएफ ने माना है दैट बिकॉज द पीपल ऑफ यूक्रेन हु हैव borne a terrible burden at the hands of Russia's war of aggression। नाउ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस वर्डिंग से पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन के पीछे के इंटेंशंस क्या हैं और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर है, एफएटीएफ ने रशिया को अग्रेसर माना है ऑफिशियली। वैसे सारी दुनिया जानती है कि अग्रेशन है, लेकिन एफएटीएफ ने भी अब इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि एक वॉर ऑफ एग्रेशन किया है, अग्रेसर है रशिया, और इस वजह से यूक्रेन तो डिफेंडर एस्टैब्लिश हो ही चुका है एज पर एफएटीएफ। और दूसरी तरफ फर्दर इनका जो स्टेटमेंट है एफएटीएफ की वजह है वो ये कहती है कि सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप इज अपेरेंटली फॉर द ग्रॉस वायलेशन of the commitment to international cooperation and mutual respect among FATF member. As we have said, it's an intergovernmental organization. अब intergovernmental organization में mutual faith, mutual respect बहुत जरूरी है। अब जब सारी ही दुनिया ने ऑलमोस्ट रशिया को ये कहा, जिम्मेवार मुल्कों ने, कि भाई वॉर ना कीजिए, अग्रेशन ना कीजिए, जब उनकी बात नहीं मानी तो जो एक देसी तरीका होता है कि चलो अगर आप इस जमात की बात नहीं मानते हैं तो आपको जमात से बाहर किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सैंक्शंस काम नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया जैसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज वो सैंक्शंस के ना सपोर्ट में ना अगेंस्ट वॉकआउट कर जाते हैं। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक डिजायर्ड या फिर यूजफुल प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाई, तो अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे एक प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रही है कि अब कहीं ना कहीं रशिया को बैकस्टेप करना चाहिए, एक यूजफुल प्रेशर बिल्ड किया जाए जिससे रशिया अपने वॉर ऑफ अग्रेशन को रिविजिट करे। दूसरी तरफ एफएटीएफ ने इंपॉर्टेंटली सारी जुरिस्डिक्शंस, मतलब सारी ही कंट्रीज या टेरिटरीज को ये भी रिक्वेस्ट की है दैट यू मस्ट रिमेन विजिलेंट of the threats of the integrity, safety and security of the international financial system arising from Russia's war against Ukraine. Now this is very important कि रशिया ने जो वॉर इम्पोज की है यूक्रेन, अब जब भी वॉर कहीं किसी इलाके में हो रही होती है तो केओस का माहौल होता है, और उस केओस के माहौल में बहुत सारी टेररिस्ट मशीनरीज अपनी एक्टिविटी को और इंटेंसिटी पे ले जाते हैं, और इसका इफेक्ट ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर हम कुल देसी चीज समझें तो एफएटीएफ ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जो केओस पैदा हुआ है, इसकी वजह से जो टेरर फंडिंग है उसमें इजाफा हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और दूसरी तरफ सभी कंट्रीज जो एफएटीएफ के मेंबर हैं अपनी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए कि रशियन वॉर की वजह से आपके मुल्क की यूनिटी सिक्योरिटी के खिलाफ कहीं कोई टेरर फंडिंग की एक्टिविटी ना परफॉर्म की जा रही है। सो प्राइमरली दो मेन चीजें हमें याद रखनी है, दैट सस्पेंड किया गया है रशिया को
ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है, और उसके पीछे की वजह है यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा इंपोज की गई वॉर, और उसी के साथ हमें स्टेटमेंट के जरिए इस एक्शन की इंटेंसिटी भी समझ में आती है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन FATF. Now, as we discussed that it's a intergovernmental organization. It was established in 1989. So it was formed by the G7 countries. Now there's something important कि G7 countries का initiative था, but आज ये 39 countries का एक group है या association है. Now further, the target, the main objective of FATF is to combat money laundering, one, and terrorist financing by setting global standards and monitoring their implementation. तो दो मेन चीजें जो आपस में कनेक्टेड हैं. तो एक तो टेरर फाइनेंसिंग मेन उसको रोकने का काम है, लेकिन जो टेरर फाइनेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो दोनों ही चीजों के ऊपर स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज सेट करने का काम करती हैं और कंट्रीज को उन पॉलिसीज के थ्रू गाइड करती हैं कि क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जाएं जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू खासकर टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए. नाउ वी कम फर्दर दैट फर्दर ऑब्जेक्टिव, इस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो इनका विजन है दैट इज टू डेवलप एंड प्रमोट द पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, terrorist financing and other related threats to the integrity of the financial system. Further we come to headquarter is located at Paris. So अक्सर प्री के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं कि दो तीन ऑब्जेक्टिव के ऊपर स्टेटमेंट आ गई और एक तो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट के बता दो हेडक्वार्टर कहाँ है. तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी होती है. दैट इज पेरिस के अंदर है और 39 कंट्रीज एज वी डिस्कस्ड इसकी मेंबर कंट्रीज हैं. तो 39 कंट्री की लिस्ट तो हमें याद नहीं करनी है, लेकिन याद रखिएगा इंडिया. So we are a member of FATF as well. Then we come to over the years, जैसे हमने कहा था कि पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए गाइडलाइंस देती है स्टैंडर्ड सेट करके डिफरेंट कंट्रीज को. तो ओवर द इयर्स दे आर हैविंग अराउंड 40 रिकमेंडेशंस जो कि एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स. जैसे कि इंडिया भी कई बार ये दावा करता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, दिस इज इन लाइन विद FATF गाइडलाइन. देन वी कम टू FATF has also the authority to issue warnings and sanctions against the country that fail to comply the standards. और किस रूप में ये गाइडलाइन देते हैं या फिर इनकी गाइडलाइन को इफेक्टिव बनाने के मेजर्स इनके पास क्या हैं. तो इनकी गाइडलाइन को इफेक्टिव बनाने का सबसे अहम मेजर है इनका या तो किसी कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर देना या फिर ग्रे लिस्टिंग कर देनी. नाउ ये दोनों चीजें क्या हैं दैट दो तरह से लिस्ट कर सकते हैं. एक ब्लैकलिस्ट. ब्लैकलिस्ट मतलब ये समझ लें कि वो कंट्री जो पूरी तरह से आउटरेजियस है, इनकी गाइडलाइन को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं और टेरर फाइनेंसिंग के पुख्ता सबूत उनके खिलाफ हैं. गवर्नमेंट अनअबेटेडली अपने यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही है जो टेरर फाइनेंसिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती हो. सो द कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज दैट मे बी नॉन कंट्री बट सम टेरिटरी are put under the blacklist. These countries support terror funding. So रोकना तो छोड़िए, वो सपोर्ट करने का काम करते हैं एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज. और FATF इस ब्लैक लिस्ट को रिवाइज करती रहती है, इसमें कंट्रीज के नाम ऐड, और जो कंट्री कंप्लायंसेस के लिए तैयार हो जाती है उनको डीलिस्ट भी करती रहती है. बट एक चीज समझ लें कि ब्लैक लिस्ट में वो कंट्री हैं जो आउटरेजियस हैं पूरी तरह से, जो ना सिर्फ टेरर फंडिंग को ना रोकने का काम कर रही हैं बल्कि उसको सपोर्ट करने का काम कर रही है. और इसके अलावा जो ग्रे लिस्ट के अंदर हैं तो समझ में आ चुका होगा कि इनका थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, मतलब कि कंप्लायंसेस को मानने के लिए रेडी तो होते हैं बट शायद इफेक्टिवली उसको लागू नहीं कर पाते हैं, शायद इंटेंशनली इफेक्टिवली लागू नहीं करते हैं, और उसकी वजह से ये कंट्रीज एक हेवन के तौर पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं जहां पर टेरर फंडिंग की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया जा रहा होता है. सो इट गोज लाइक कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन FATF ग्रे लिस्ट. अब ये कौन सी कंट्रीज, मतलब उस तरह से कि गाइडलाइन को इन प्रिंसिपल मानते हैं लेकिन रियल पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू लागू नहीं करते हैं, या अगर कोई पॉलिसी बना भी लेते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि टेरर फंडिंग यहां पर कंट्रोल हो सके.
जैसे कि हम पाकिस्तान के बारे में सुनते रहते हैं, 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था और उसके बाद हालांकि 2022 में ये भी कह दिया गया कि कंप्लायंसेस को मान लिया है, फॉर द टाइम बीइंग ग्रे लिस्ट के अंदर है, लेकिन फर्दर इंस्पेक्शन या रिस्ट्रिक्शन की पाकिस्तान के ऊपर जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद उसके ऊपर थोड़ा सॉफ्ट हैंड FATF ने कर दिया था। नाउ वी कम टू एज ऑफ 2022 नॉर्थ कोरिया और ईरान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए और इसके अलावा 12 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट के अंदर किया गया था। तो 2 ग्रे ब्लैक लिस्ट के अंदर है। अब ईरान के अभी जो बयान आ रहे हैं तो उसके मुताबिक तो लगता भी नहीं कि उसको ब्लैक लिस्ट से बाहर करेंगे, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले कहा है ईरान की तरफ से ऑथराइज्ड स्टेटमेंट के तौर पे उसको प्रचारित किया जा रहा है दैट वी विल किल डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने सुलेमानी के मारने के ऑर्डर पास किए। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट है और ये टेररिस्ट से रिलेट भी किया जाता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी होगी इस तरह की, तो इन तरह की कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ 12 कंट्रीज हैं जिनको ग्रे लिस्ट किया गया जो सेफ हेवन के तौर पे हैं टेरर फंडिंग के लिए, दैट इज द बहामास, बोस्टवाना, कंबोडिया, इथियोपिया, घाना, मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान, देन पनामा, श्रीलंका आल्सो इज देयर, देन सीरिया, ट्रिनिडाद, टोबैगो, ट्यूनीशिया एंड यमन। आप देखेंगे इसमें से काफी सारी कंट्रीज वो हैं जो कन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज हैं, वहां पे एक स्टेबल पॉलिटी या स्टेबल गवर्नमेंट अभी वर्क कर ही नहीं पा रही है। तो या तो इकोनॉमिकली अनस्टेबल है या फिर कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर है। और इसी के साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज हम रिवाइज करेंगे वो ये है कि ग्रे लिस्ट में होने के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं। तो अगर ग्रे लिस्ट होगा तो नॉर्मली एक तो इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं हो पाएगा, ज्यादातर फील्ड में सैंक्शंस आ जाएंगी और खासकर फाइनेंसेस की दिक्कत आती है, जैसे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। अब लार्जेस्ट फंडर हैं ये लोग। IMF तो चलिए ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बट वर्ल्ड बैंक और ADB की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए फंड करते हैं, वो फंड मिलने मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर आगे यहां पर गवर्नेंस क्राइसिस आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। देन वी कम टू द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग लोन्स फ्रॉम द IMF, वर्ल्ड बैंक, द रिलेटेड इशू। Then comes to the reduction in international trade because different type of sanctions are there, and further the international boycotts on many platforms। ये ग्रे लिस्ट में होने के रिजल्टेंट इफेक्ट है। हालांकि रशिया ग्रे लिस्ट में नहीं है तो ये रिजल्टेंट इफेक्ट तो नहीं आने वाले हैं, बट रशिया के ऊपर वैसे ही बहुत सारे सैंक्शंस इंडिविजुअल कंट्रीज ने इंपोज किए हुए हैं, तो इस तरह के सैंक्शंस उधर देखने को आपको मिल सकते हैं। टू द कंक्लूजन दैट सस्पेंड होने का एक और रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा कि FATF जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए, तो एक ग्लोबल जो पॉलिसी मेकिंग स्टैंडर्ड सेटिंग का काम है टू फाइट अगेंस्ट दीज वाइसेस, अगेंस्ट दीज क्राइम, अब उस पॉलिसी मेकिंग में रशिया की से शामिल नहीं होगी। अब बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं, पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं कि अब ये जो पॉलिसीज बनेगी क्योंकि इसमें रशिया नहीं है तो ज्यादातर वेस्ट की हेजेमनी और उनकी ओपिनियन के साथ शायद ये पॉलिसीज बने। नाउ वी मूव टू another topic, that India-Germany cooperation in innovation. So Delhi and Berlin, just the Hindu report that decide to enhance the cooperation on innovation and tech. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जर्मनी और इंडिया के कॉपरेशन की, दैट इज नॉट इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी, हालांकि वो पॉइंट भी इसमें समराइज होगा, लेकिन मेन फोकस है इनोवेशन एंड टेक के अंदर इंडिया और जर्मनी के cooperation के बारे में। So recently, Indian Prime Minister met with the German Chancellor and agreed on a vision statement to enhance the cooperation on innovation and technology. And most importantly, this particular vision document is considered as most comprehensive economic document, जिसमें various fields from generative artificial intelligence to 6G services, इवन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, डिफेंस फील्ड के अंदर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है उसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है। नाउ वी कम टू दैट इट फोकस deepening the ties between industry and strong cooperation on development of advanced technologies like artificial intelligence and 6G as we talk about। और बिकॉज इंडिया और जर्मनी आपस में एक शेयर्ड कॉमन वैल्यूज के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। हालांकि इंडिया का एक बहुत खूबसूरत स्टैंड ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कंट्री को ही अपनी
ट्विन सिस्टर कंट्री या ट्विन ब्रदर कंट्री के तौर पे स्थापित कर लेते हैं। बहुत सहजता से हम अपने करीब ले आते हैं क्योंकि खुद का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ब्रॉड है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एक खास चीज है इंडिया और जर्मनी के अंदर, वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना इन कंट्री इन सोसाइटीज एज वेल। उसके लिए इंडिया का कॉलोनियल इतिहास या फिर टेररिज्म से जूझने की प्रॉब्लम हो सकती है, और जर्मनी के अंदर जो हॉलोकास्ट का एक लंबा इतिहास रहा है उसकी वजह हो सकती है। नाउ वी कम टू व्हेन वी बोथ शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आल्सो रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। सो इसका एक रिजल्टेंट इफेक्ट आपको यह देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर शेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट के अंदर बेनिफिट ना सिर्फ इंडिया और जर्मनी को, बल्कि जो वसुधैव कुटुंबकम वाली एक फिलॉसफी है, जैसे कि बहुत जगहों पे ये कहा भी जाता है कि इस वक्त अगर ग्लोबलाइजेशन को आगे ले जाने वाली कोई कंट्री है, दैट सोल कंट्री, आप पहले स्थान पे नाम ले तो इंडिया का है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सारे मुल्कों को नहीं ला पा रहा है, तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ या ब्लॉक्स में पार्टिसिपेशन के साथ डिफरेंट कंट्रीज को ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ा रहा है। हालांकि वही दौर है जब हम यू टर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना से भी डील कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स लाइक यूएस का क्लाइमेट ट्रीटीज से बाहर चले जाना या ब्रेक्सिट हो जाना। तो इंडिया इस वक्त ध्वजवाहक बना हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कॉज को और आगे ले जाना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के एग्रीमेंट से सिर्फ इंडिया को बेनिफिट होगा, नहीं, यहां तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक को बेनिफिट करने की बात की गई है। नाउ वी फोकस एट द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये बिल्कुल एक नई चीज है, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग हिस्ट्री है हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर। जर्मन कार्स यहाँ पर कितनी ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं और कितना इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदला है, वी ऑल नो। बट ये जरूर याद रखें that जो गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ऑन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज दैट डेट्स बैक इन 1974. So India and Germany signed a cooperation in scientific research and technological development in May 1974. तो लॉन्ग बैक है हमारा टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स। अब ये उसका लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। नाउ वी कम टू हाइलाइट्स क्या क्या है मीटिंग की, और इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के तौर पे कैसे देख रहे हैं। सो इट गोज टू ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप that both leaders discuss the progress on the green and sustainable development partnership. So technological intervention के साथ जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स के अंदर होनी चाहिए। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी फील्ड में हम लोग नहीं करने वाले हैं। एंड फर्दर जो इसका ग्राउंड सेट किया गया था वो पहले ही जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बर्लिन विजिट किया था फॉर 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस को लेके, तो उसी दौरान कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पे जो मसौदे थे वो तैयार कर लिए गए थे या इनिशिएट कर दिए गए थे। नाउ वी कम टू इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो हम एक फिनोमेना की बात कर रहे हैं या फिर दिशा एंड दशा की बात कर रहे हैं, तो दिस इज एन अम्ब्रेला पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल गाइडेंस and steer to robust ties in climate action and sustainable development goals. हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन की। सो एसडीजीज के थ्रू 17 टारगेट, उसके जो 17 गोल्स और उसके 169 टारगेट्स, और उसको अचीव करने के लिए इंडिया और जर्मनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब उसका बेनिफिट सिर्फ दो कंट्रीज को तो नहीं होगा, अगर एसडीजीज की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल फेनोमेना है। Then it comes to, under this, Germany will also place 10 billion euro in new and additional commitments under their developed cooperation. तो जो पहले से प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट हैं, 10 बिलियन यूरो का एडिशनल इन्वेस्टमेंट जर्मनी करेगा। Then green hydrogen, much talked about. आपने इसको साइंस एंड टेक के डिफरेंट करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। अब इसको लेके क्या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके एक्सट्रैक्ट करने में क्या दिक्कतें हैं, उसको लेके बोथ कंट्रीज ने एग्री किया है कि हम कोऑपरेशन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट में। और एक इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2022 एंड देयर इज आल्सो एन एक्शन प्लान दैट इज क्लोज टू फाइनलाइजेशन। फर्दर द ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेशन, एज वी डिस्कस्ड, कि इंडिया और जर्मनी सिर्फ एक म्यूचुअल बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हम कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव या वसुधैव कुटुंबकम के सबके लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो ट्रायंगुलर डेवलपमेंट यहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प आउट करने की बात कर रहे हैं। दैट कम्स टू दैट 6th इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन, जब इंडिया और जर्मनी
मिले तो वहां पर अग्री किया कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के साथ बेहतर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स मई 2022 में अनाउंस किए गए थे और डिफरेंट स्टेजेस में है इंप्लीमेंटेशन के। सो इन कैमरून कंट्री देयर इज अ पोटैटो सीड प्रोडक्शन थ्रू रूटेड एपिकल कटिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस वी कैन से इन एग्रीकल्चर। Then in Malawi, agri-business incubator models for women in agriculture and food system. So this relate to both the women empowerment, the poverty elevation, and साथ के साथ food security. Again related to agriculture. Then we come to in Ghana, they are developing bamboo-based enterprise for sustainable livelihood and income generation in Ghana. Poverty elevation also जो local resources हैं, the bamboo, उसको किस तरह से आप कमर्शलाइज कर सकते हैं बैम्बू को लेके, और जो पॉलिसी इंटरवेंशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एग्रेसिवली इसको फॉर्म आउट कर रही हैं, और खासकर ट्राइबल्स को जो बेनिफिट पहुंचाए जा रहे हैं। तो एक तो इन चीज़ों से ये इशारा मिलता है कि गॉन आर द डेज जब हम वेस्ट के मॉडल को कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड तरीके से अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते थे। नाउ इंडिया इज द लीडिंग कंट्री, और जो अपने यहाँ पे कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग देम टू द अदर कंट्रीज। तो जैसे कि बैम्बू को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से ट्राइबल्स को बेनिफिट हुआ है, उसी तरीके से घाना के जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं वो लोकल रिसोर्स का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और फर्दर कमर्शियलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वी आर टीचिंग देम। देन इट कम्स टू पेरू, द डेवलपमेंट ऑफ जियोस्पेशियल पोर्टल प्रोटोटाइप for planning, monitoring and evaluation of the Ministry of Development and Social Inclusion of Peru. So this intervention relates to social programs. So we are providing social justice even to the Peruvian people. So this is, as I said earlier, that India is the flag bearer or trying to be a flag bearer of globalization. जो हम यूएन के अंदर बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, उस स्पिरिट को थ्रू दीज इंटरवेंशन, थ्रू दीज कोलैबोरेशन वी आर इंप्लीमेंटिंग एज वेल। फर्दर वी कम टू दैट देयर इज आल्सो अ हाईलाइट इन दिस मीटिंग दैट इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, तो जर्मनी हैज कम ऑन बोर्ड ऑफ इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, आप सेपरेटली इसको पढ़ सकते हैं। देन ऑल्सो डिफेंस इज देयर। So comprehensiveness of the agreement relates to the submarine part that the two countries discussed. अब क्या basically जो traditional conventional submarines हैं उसको jointly डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो इंडिया और जर्मनी का ये आपस में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके जो एग्रीमेंट है वो कई बातों की वजह से यूनिक है। हम अक्सर आईआर के अंदर ये कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सो अक्सर पहला जो डिफरेंस है, अक्सर जो एग्रीमेंट्स होते हैं बायलैटरल, उसमें ये देखा जाता है कि या तो एक कंट्री ज्यादा फायदा उठा रही है, दोनों कंट्रीज फायदा उठा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज ये है कि सिर्फ दोनों के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि एसडीजी से रिलेट करते हुए फ्लरिशिंग फॉर ऑल का प्रॉमिस कर रही है। और दूसरा comprehensive. It's not about technology, rather technology intervention in various fields, from poverty elevation to local resource generation to artificial intelligence, 6G, and also development of submarines. So this is the uniqueness of this particular agreement. Now we move to another important and also जिन चीजों की वजह से करंट अफेयर बनता है उससे कुछ डिफरेंट, हालांकि टॉपिक वही आर्म्स को लेके, लेकिन इस बार जो करंट अफेयर है वो किसी डिफरेंट वजह के लिए है। जैसे इंडिया का $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट, हालांकि पहले से इसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इसको मोर विगरलिस्टली इंप्लीमेंट करने के लिए संकेत दिए हैं। सो वी गो टू दिस थिंग दैट इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है ये 75 कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस एंड ऑल दैट फैक्ट्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, दैट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल जो 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज फेमसली कॉल्ड एज सिप्री की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 334% इंक्रीज किया है। देयर इज अ 334% राइज इन इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट।
नॉट इम्पोर्ट। अगेन सिपरी जो ज्यादातर करंट अफेयर में रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि इंडिया को बार बार हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बताती है। कई बार सऊदी अरेबिया हमसे आगे तो कभी हम उनसे आगे, तो हर बार करंट अफेयर इसलिए बनता है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बन गया है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट है और उसका रेलेवेंस है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ओके वी एक्सेप्ट, बट नाउ वी आर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एज वेल। और दूसरी यूनिकनेस इसमें हम ये देखेंगे कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कहीं से एक्सपोर्ट किया इक्विपमेंट और उसको उठा के दूसरों को बेच दिया कि हम तो बीच में ब्याज खा लेंगे, महंगा बेच देंगे या कुछ ऐसा, क्योंकि बड़ी कंट्रीज अनस्टेबल कंट्रीज को नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें हम देखेंगे मेजर रोल है इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप्ड जो हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दो यूनिकनेस याद रखिएगा, एक हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है उसका राइज, और दूसरा इंडिजिनसली बिल्ड एम्यूनिशन के एक्सपोर्ट के ऊपर। देन वी कम टू, as we discussed, that India is among top 25 exporters. If I precisely talk about the rank, then India is 23rd largest arm exporter in the world, and we export the arms over 75 countries. And India का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसका वैल्यू दिसंबर 2022 तक 6058 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। So it is giving us economical benefits as well. Now we come to इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है। ओके, माइनर फैक्ट, बट थोड़ा हमें जहन में होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो इंडिया में डेवलप, लेकिन अब हम उसके कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं थ्रू एक्सपोर्टिंग एज वेल। देन देयर इज LCA तेजस, मच टॉक्ड अबाउट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड फास्ट पेट्रोल वेसल्स। Then we also export missile systems like BrahMos. Now we know this thing jointly built up by India and Russia. Then this is the supersonic cruise missile. Then Pinaka multi-barrel rocket launchers we are also exporting. Apart from these exports, defense equipments like personal protective items, SU avionics, then Bharti radio coastal surveillance system, then Kavach MOD-2 launcher and FCS spares for radars, then electronic system and light engineering mechanical parts among others. So this just for examples, and more interestingly, major of these equipments are developed by DRDO in India only. Then we come to major export destination क्या क्या है। जाहिर सी बात है यूएस या रशिया को तो नहीं बेचेंगे इस तरह की चीजें, तो जो इंडिया की एक्सिम बैंक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो जहां पर हम सबसे ज्यादा बेचते हैं कौन सी कंट्रीज को, उसके अंदर है मॉरिशियस, मोजाम्बिक एंड सेशेल्स। ठीक है जी, तो टॉप कस्टमर्स हैं। देन वी कम टू, जब हम एम्यूनिशन की बात करते हैं तो म्यांमार इज द बिगेस्ट एंड ऑल्सो श्रीलंका एंड अर्मेनिया इज देयर जो एम्यूनिशन मींस गोला बारूद जो हमसे परचेज कर रहे हैं। तो दीज आर द कंट्रीज, और बहुत सारे मामलों में दीज कंट्रीज आर रादर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या जो आर्म्स के जो बड़े मैन्युफैक्चर कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली इनको सेल कर नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया एज वेल। सो जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है वो भी हमें इस एक्सपोर्ट पॉलिसीज के साथ मिलना तय है। देन वी कम टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। 2023-24 के अंदर जो डिफेंस कैपिटल बजट है उसका 75% is towards procurement from domestic source. Now I do not want to exaggerate, but one of the main thing कि एक तो अग्निवीर स्कीम आ चुकी है इंडिया के अंदर, तो उससे जो सैलरीज और पेंशन्स के ऊपर हैवी बजट था, और उसको लाने के पीछे यही था ना कि जो आर्मी है इसको हम टेक्निकली एडवांस करेंगे, मोर वेपनाइज कर सकते हैं, तो उसका भी एक कनेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। देन द 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ऑफ 3738 आइटम। सो इन 3738 आइटम्स जो हैं इनकी एक 3 लिस्ट तैयार की गई है और इनके इंपोर्ट के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया है। मतलब ये आइटम्स अब इंडिया के अंदर से ही प्रोक्योर की जाएंगी। सो इंडियनाइजेशन का राइज हो रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फर्दर 2 डिफेंस कॉरिडोर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वन इज इन उत्तर प्रदेश, दैट अमेठी साइड, तो अभी वहां पे AK-302 इस तरह की एक राइफल, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब एंड ऑल दैट थिंग आपने करंट अफेयर में देखा होगा। और दूसरा तमिलनाडु के अंदर है जिसकी मदद के साथ हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे, अब इंडस्ट्रियल लेवल है तो जाहिर सी बात है हम एक्सपोर्ट फोकस भी हैं वहां पर
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर। देन वी कम टू लाइसेंसिंग रिलैक्सेशन किया गया है, तो मेजर्स लाइक सिंप्लीफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है इसको भी लेसर किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट और इजी हो सके। देन इट कम टू लाइंस ऑफ क्रेडिट, सो स्पेसिफिक इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर अगर आप जो स्पेसिफिक इंसेंटिव अनाउंस करते हैं ताकि एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिले, इससे एक्सपोर्ट और इजीली हो पाएगा और बूस्ट करेगा इन डिफेंस सेक्टर पर्टिकुलरली। देन व्हाट आर द इश्यूज? इतने सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बावजूद भी इसके फास्टर रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं देखने को मिल पा रहे हैं, या फिर वे फॉरवर्ड के तौर पे हम कैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अनटैप्ड पोटेंशियल को इंडिया और ऑप्टिमली यूज कर सके। उसके लिए क्या हो सकता है? तो इन चेक्स को हमें लेसर डाउन करना है। दैट इज वन इज पॉलिसी डिले। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में 200 डिफेंस एक्विजिशंस, लगभग 4 ट्रिलियन की रकम की 200 डिफेंस एक्विजिशंस को हरी झंडी दी है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये एक्विजिशंस थ्रू टेक्निकल और लीगल प्रोसेस अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाई हैं। देन इट कम्स टू लैक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अब बहुत सारी इंडिया के अंदर ठीक है R&D के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके सॉवरन फंड्स बहुत ह्यूज हैं, जो वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर एक तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट हम यहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, लेकिन उन इक्विपमेंट्स को वर्केबिलिटी के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए हम उसमें फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, अब ये नेचुरल प्रॉब्लम भी है एक तरह की, हम इसको नैरो डाउन जरूर कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, फैक्ट्री लगेगी, फिर टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, माइनर मेजर इक्विपमेंट्स, दिस टेक्स टाइम, सो वी कैन ओनली इंक्रीज द पेस, बट हम इस नेचुरल प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। देन वी कम टू मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है। अब इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ये सारी दिक्कतें थी, हालांकि सिंगल विंडो ऑपरेशंस के साथ उनको कम किया जा चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस के अंदर जैसे जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन है, इसके अलावा हम जानते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट कहीं पे लगेगी तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, NOCs, NGT का रोल, इस तरह की इंटरवेंशन मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन में हमारे ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन है, वो उलझ के रह जाते हैं। देन लैक ऑफ क्वालिटी, हालांकि पर्सनली आई डू नॉट एग्री, बट सम टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स से दिस थिंग कि क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर एम्बार्गो है और हमारे यहाँ पर क्योंकि R&D पे उतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो जो लोकल प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसका क्वालिटी इंटरनेशनल जो कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुकाबले कमतर है। तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल कंपैरिजन में समहाउ दे आर लेसर इन क्वालिटी। सो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए R&D के ऊपर ज्यादा फोकस, ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स या फिर ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी हमें प्रोड्यूस करनी होगी। देन वी कम टू FDI पॉलिसी। अब अर्लियर था 49% था FDI डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो एक बड़ा रोड ब्लॉक था, उसको अभी इंक्रीज करके वो कम किया जा चुका है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जहां पर ये करंट अफेयर इंडिया की ना सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज, रादर जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है, इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर भी जो हमारी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है उसको एनहेंस करता है। और यूनिकनेस ये कि इस बार हम सिर्फ इंपोर्टर के तौर पे प्रचारित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वी आर द 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, जिसको फ्यूचर में और एनहेंस किया जाएगा। नाउ वी कम टू the question based on our discussion that consider the following statement regarding FATF। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे, इकोनॉमी के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। that recently the financial action task force has suspended Russia's membership। yes, सारा करंट अफेयर प्राइमरली तो इसके ऊपर बेस्ड था। then it has suspended Russia due to charges of terror funding to ISIS and Taliban। नो, ऐसा तो नहीं अभी तक इन्होंने कुछ किया है। Then FATF is NGO representing the G20 countries। Remember, it's not an NGO, it's an intergovernmental organization। And further, हमने बात की थी G7 countries का इनिशिएटिव था, जिसमें अब 39 countries हैं। India is one of them। So our answer will one only. In our case, it is A। Further, we have to practice a mains question that the growth of the defense industry helps India not only in the strategic sphere but economically too by reducing imports
एंड क्रिएटिंग जॉब्स। सो जैसे हमने बात की कि एक तो जब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो स्ट्रैटेजिक स्फीयर के अंदर वी विल बी एम्पावर्ड। लेकिन क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए है, क्या सिर्फ हथियार हाथों में लेके खड़े होने के लिए? इसके अदर रिपल इफेक्ट क्या होंगे और फ्रूट्स क्या हो सकते हैं? सो दैट कैन बी इकोनॉमिकली हमारे लिए बेहतर हो सकती है। 6,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट पहुंच चुका है और फ्यूचर में बूस्ट होगा तो हमें इकोनॉमिक गेन कैसे हो सकते हैं? देन फर्दर बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, तो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम होगी एंड ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स। जब हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर्स होंगे तो फिर लार्जर अमाउंट में जॉब्स भी हमारे यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। सो मल्टीपल कोरिलेटिंग इफेक्ट के अंदर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के बूस्ट होने के क्या फायदे हैं, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।